स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 जो हम रिवाइज कर रहे हैं बॉटनी का रिवीजन, ठीक है। इकोलॉजी या रिवाइज कर रहे हैं, इकोसिस्टम रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट जो छोड़ा था वो फर्स्ट पार्ट में वो काफ़ी छोड़ा था, सक्सेशन और सीयर्स छोड़ा था। तो किसी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में चेंज जो होता है स्लो धीरे, उसे कहते हैं हम सक्सेशन और सीयर कहते हैं। ये प्रिडिक्टेबल होता है, पैरेलल टू इवोल्यूशन होता है, पैरेलल टू एनवायरनमेंट होता है, इंक्रीज करता है बायोडाइवर्सिटी को, चेंज इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर और कंपाउंड सब में चेंज करता है। सक्सेशन जो होता है वो पैरेलल टू इवोल्यूशन तो होता है, पर ये सक्सेशन और इवोल्यूशन सेम नहीं होते हैं, क्योंकि सक्सेशन जो होता है ना उसमें क्या होता है कि स्पीशीज़ जो है नई प्लेस पर चली जाती है, जबकि इवोल्यूशन में स्पीशीज़ नई फॉर्म होती है, नई स्पीशीज़ बनती है। और सक्सेशन में जो है ना 100 to 1000 ईयर्स लग जाते हैं, और इवोल्यूशन में 100 to 1000 ईयर्स से ज़्यादा लगता है। सक्सेशन में मतलब इवोल्यूशन में ज़्यादा टाइम लगता है ना। पॉइनियर स्पीशीज़ किसे कहते हैं और क्लाइमेक्स स्पीशीज़ किसे कहते हैं? तो पॉइनियर स्पीशीज़ जो सबसे पहले आई फर्स्ट इन सक्सेशन, उन्हें पॉइनियर स्पीशीज़ कहते हैं। इसके एग्जांपल से लाइकेंस और फाइकोप्लैंक्टन के एग्जांपल इसके लाइकेंस और फाइकोप्लैंक्टन। क्लाइमेक्स स्पीशीज़ जो सबसे लास्ट में तैयार हुई हैं उसे ये कहते हैं हम मोस्ट स्टेबल होंगी अब वो, तो फॉरेस्ट के एग्जांपल है क्लाइमेक्स स्पीशीज़ कहेंगे, उनके बीच में जाएंगी वो सीरियल होंगी। सक्सेशन जो होती है उसको अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी के हिसाब से देखेंगे तो पहले कौन आई बाद में कौन आई, तो उसकी दो टाइप की होती है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जो होती है ओकर एट न्यूली कूल्ड लावा, मतलब प्राइमरी सक्सेशन वहाँ पर होगी जहाँ पर पहले से बिल्कुल भी लाइफ एब्सेंट है, मतलब वहाँ पर कभी लाइफ थी नहीं, है ना। जैसे न्यूली कूल्ड लावा है ना, न्यूली फॉर्म्ड, मतलब लाइफ तो होगी, मतलब कुछ मतलब प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे, मतलब जैसे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनिज्म वो प्रेजेंट होंगे बहुत ज़्यादा हाई उस पर रहने वाले, पर ऐसी लाइफ ऐसे नॉर्मल लाइफ प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो न्यूली कूल्ड लावा है, न्यूली फॉर्म पॉन्ड है, सोइल फॉर्मेशन हो रही है, नो जहाँ पर कोई बायोटिक जो चीज़ें थी ना वो सब एब्सेंट थी, ठीक है, और स्लो होती है प्राइमरी सक्सेशन। और क्लाइमेक्स क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट जो है ना डिपेंड करता है जो सीड पे और प्रोपोगेशन पे वो एब्सेंट होता है, ठीक है, मतलब कि सीड्स और प्रोपोगेशन एब्सेंट होती है। जबकि सेकेंडरी जो सक्सेशन होती है वो कहाँ पर होती है, क्लियर लैंड आफ्टर फायर, फॉरेस्ट फायर और कभी आग लग गई थी फॉरेस्ट में, तो वहाँ पर से जो ज़मीन साफ हुई है वहाँ पर सक्सेशन होगी, फिर सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। फ्लूडेड लैंड, फ्लड आ गया था तो वहाँ पर भी सेकेंडरी सक्सेशन होगी। रिमेन्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी सोइल, वहाँ पर क्या होता है थोड़ा बहुत बायोटिक कम्युनिटी रह जाती है तो उनकी सोइल भी प्रेजेंट होती है, और सीड्स वगैरह भी कुछ थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं, प्रोपोगेशन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंड और वाटर, मतलब कि जहाँ पर लैंड पर जो सक्सेशन होती है उसे ज़िराक कहेंगे, और जो वो वाटर में सक्सेशन होती है हाइड्राक कहेंगे। जो ज़िराक होती है ना उसके अंदर क्या होता है, लैंड पर सक्सेशन सबसे पहले कौन आते हैं, लाइकेंस, फिर लाइकेंस के बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं, फिर ब्रायोफाइट के बाद एनिमल ग्रास, फिर पेरियनल ग्रास, फिर शर्ब्स, ट्रीज और फॉरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएंगे, लाइकेंस जो स्लो क्या करेंगे, सोइल का फॉर्मेशन करेंगे। फिर ब्रायोफाइट्स आएंगे जो होल्ड करेंगे सोइल को बाइंड करेंगे, है ना, ताकि पानी उसमें रुक पाए, ठीक है। उसमें क्या आएंगे, मास मोसस आएंगे, तो लाइकेंस के बाद ब्रायोफाइट्स के अंदर ही मोसस आते हैं। फिर एनुअल प्लांट्स आएंगे कि भाई साल में एक बार जो है वो ग्रास होगी। फिर पेरियनल ग्रास आएगी जो हर 2-3 महीने नई नई ग्रास बनती रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएंगे, श्रब्स आएंगे। श्रब्स के बाद क्या आएंगे, श्रब्स मतलब कांटेदार वाले आएंगे। फिर उसके बाद कौन आएंगे, ट्रीज आ जाएंगे श्रब्स के बाद, और फिर कौन आ जाएगी, फॉरेस्ट बन जाएगा ट्रीज से, ठीक है। तो ये है कितने हैं इसमें, एक अच्छे सात चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आता है लाइकेंस, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर मॉस होते हैं, फिर आते हैं एनुअल ग्रास, फिर पेरियनियल ग्रास, फिर कौन आता है पेरियनियल ग्रास, फिर पेरियनियल ग्रास के बाद शर्ब्स, फिर ट्रीज आते हैं, ठीक है, और फिर फॉरेस्ट होता है। अब हाइड्राक की बात करें तो उसको याद रखना है ना। सबसे पहले तो फाइकोप्लैंक्टन आते हैं जो कहाँ पे उगते हैं, जो अपना पानी है ना उसके ऊपर उसके सरफेस पे उगते हैं। फिर रूटेड सबमर्ज जो प्लांट आते हैं जो पानी है ना उसके अंदर जो लैंड है उस पर उगेंगे, रूटेड सबमर्ज प्लांट। फिर फ्ली फ्लोटिंग एंड रूटेड प्लांट आएंगे जो उनकी कुछ रूट से गई हुई होगी और फ्री फ्लोट कर रहे होंगे वो पानी पे, ठीक है। फिर रीड स्वैम स्टेज आएगी जिसमें क्या होगा कि साइड से मतलब कि जो प्लांट वो जो अपना रिवर है ना उसकी जो साइड से है ना वहाँ से जो है वो निकलेंगे ट्रीज। फिर मार्श मेडो आएगा, मार्श मेडो में थोड़ा नीचे जो है ना सोइल बन चुकी होगी
जो पानी है उसके जैसे पौंड है या फिर लेक है उसके नीचे रिवर है, इसके नीचे को वो बन चुकी होगी सोइल की तरह, वहाँ से पेड़ निकलेंगे और ऊपर तक आ जाएंगे। इसमें तो क्या था, जैसे रूटेड सबमर्ज थे ना, उसमें नीचे ही थे, है ना। अब वो नीचे से ऊपर आ गए मार्श मेडो में। फिर श्रब्स में पानी कम होएगा, श्रब्स बाहर आने लग जाएंगे अच्छे से, ज़्यादा बाहर होंगे। मार्श मेडो में कम बाहर आ रहे थे पानी से, ज़्यादा अंदर थे पानी के। श्रब्स में ज़्यादा बाहर होंगे वो, है ना, पानी के। फिर फॉरेस्ट बन जाएगा वहाँ पर। तो क्या होगा, फाइकोप्लैंक्टन, इसे याद करेंगे, PRFR MSF, ऐसे पहले तो P और फिर R, फिर वापस से F और R, है ना, जो वर्ड्स मिलते हैं ना, P फिर उसके बाद R फिर F फिर R फिर MSF MSF। पर फिर MSF, पर फिर मेडिकल स्टाफ, इसे याद रख सकते हैं, है ना। पर फिर मेडिकल स्टाफ से याद रखेंगे। तो P से फाइकोप्लैंक्टन, है ना, फिर R से रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, फिर F से फ्री फ्लोटिंग और रूटेड प्लांट्स, फिर R से रीड स्वैम्प स्टेज, फिर M से मार्श मीडो स्टेज, फिर श्रब स्टेज, फिर फॉरेस्ट स्टेज। ठीक है, तो PR पर फर MSF, पर MSF से ठीक है। तो P से फाइकोप्लैंक्टन, R से रूटेड सबमर्ज प्लांट, फिर F से फ्री फ्लोटिंग प्लांट, फिर R से रीड फ्रेम, फिर M से मार्श मीडो स्टेज, S से शव स्टेज और फिर F से फॉरेस्ट। रिजर्वायर ये होते हैं पार्ट, फेज या कंपाउंड जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो पर जिसमें मिनरल प्रेजेंट हो, उसे रिजर्वायर कहते हैं। चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग है, जिसमें पर रिजर्वायर प्रेजेंट है तो उसे कह रहे हैं हम, सॉरी, मिनरल्स प्रेजेंट है तो रिजर्वायर कह रहे हैं हम। सोर्स जो होता है वो क्या होता है, इन्फ्लक्स देता है, और सिंक जो एक्सफ्लक्स। सोर्स क्या करता है, इन्फ्लक्स करता है मतलब कि देता है, और सिंक क्या होता है, एक्सफ्लक्स करता है मतलब लेता है। इन्फ्लक्स देना, एक्सफ्लक्स लेना। बायोकेमिकल न्यूट्रिएंट साइकिल, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम जो है ये न्यूट्रिएंट्स है। ये लिविंग में जाएंगे, लिविंग से नॉन लिविंग जाएंगे, नॉन लिविंग से वापस ये लिविंग में जाएंगे। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है ना, ये न्यूट्रिएंट साइकिल में आते हैं। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, और जो न्यूट्रिएंट साइकिल से एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेसिस, फूड चेन और डिकम्पोजिशन, ये क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं। जो फॉस्फोरस साइकिल होता है ना, वो गैस फेज में नहीं होता है, बट कार्बन साइकिल जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है। तब जो फॉस्फोरस साइकिल होता है ना वो गैस फेज में प्रेजेंट नहीं होता है, वो कार्बन साइकिल जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन और एनिमल्स है। सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन है, ह्यूमंस और एनिमल्स है। सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन है, ह्यूमंस और एनिमल्स है। और सिंक कौन है, लेता कौन है, ओशियन और प्लांट। सोर्स कौन है, जो दे रहा है वो ह्यूमन और एनिमल है, और जो ले रहा है वो कौन है, ओशियन और प्लांट। ओशियन और प्लांट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन है। तो सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन और एनिमल, सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन एंड प्लांट्स। ठीक है, गैसियस साइकिल में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, ये गैसियस साइकिल शो करते हैं। मेन रिजर्वायर एटमॉस्फेयर ही है। सेडिमेंट्री साइकिल जो होती है ना, गैसियस साइकिल में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दोनों, और जो सेडिमेंट्री साइकिल होती है SP, सल्फर और फास्फोरस। मेन रिजर्वायर सॉइल होता है, तो एटमॉस्फेयर से गैस मिलती है और सॉइल से सेडिमेंट मिलते हैं, तो इसलिए। स्टैंडिंग स्टेट किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन सॉइल इन गिवन टाइम। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का जो अमाउंट होता है ना किसी टाइम में, गिवन टाइम में, उसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। जो डिपेंड करता है वेदरीज पे और कैसे वो रिजर्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं उसके ऊपर स्टैंडिंग स्टेट जो है डिपेंड करता है। तो सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एनिमल और ह्यूमन। सोर्स सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ओशन और प्लांट्स। और जो गैसियस साइकिल उसमें होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका जो सोर्स होता है वो एटमॉस्फेयर है, वेंट सर्वियर। और जो सेडिमेंट साइकिल है
सल्फर और फॉस्फोरस। वेट रिजर्वोयर क्या है? सॉइल है। स्टैंडिंग स्टेट जो होता है, जो न्यूट्रिएंट के अंदर जो अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन सॉइल इन गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम में जो अमाउंट होता है ना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का सॉइल के अंदर, उसे स्टैंडिंग स्टेट है। कितना इस मतलब ये कोई सॉइल है, कुछ एक हमने सॉइल उठाई है ना, उसमें कितना न्यूट्रिएंट है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, उसका अमाउंट स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है। किस पे डिपेंड करता है? कितनी वेदरिंग हुई है उसके हिसाब से आएगा, और हाउ इट मूव वन टू कैसे वन से दूसरे। कार्बन साइकिल की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 4 × 10⁻13 kg कार्बन फिक्स एनुअली। कितना कार्बन फिक्स होता है हर साल? 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन फिक्स होता है एनुअली। अब इसको ग्राम में चेंज करके दे देगा, 10⁻15 हो जाएगा, है ना ऐसे। और 49% या फिर ऐसे भी दे सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻−10 होता है ना, हाँ। तो 4 × 10⁻13 kg कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन जो होता है वो एनुअली फिक्स होता है। 43% ड्राई वेट कार्बन है ना, और 71% कार्बन जो है वो ओशन में है, ओशन होता है, ठीक है। सोर्स एंड जो सोर्स है वो क्या है? एटमॉस्फेयर है। सिंक क्या है? प्लांट और ओशन है। कार्बन H2CO3 CaCO3। और सोर्स क्या है? एनिमल्स, डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजर्स फॉसिल्स है। फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस जो होता है ना वो बोन्स ऑफ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ये जो सेल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे फॉस्फोलिपिड और DNA RNA न्यूक्लियोइड, है ना। और जिसका जो रेन कंट्रीब्यूट कितना करती है? नेग्लिजिबल करती है। क्या होता है इसके अंदर? ये जो होता है ना, ये सोइल से जा रहा है बाय रूट प्लांट में, प्लांट से मिनरलाइज्ड होके वापस सोइल में जा रहा है, प्लांट से एनिमल में भी जा रहा है, वापस सोइल में भी जा रहा है, एनिमल से मिनरलाइज्ड होकर सोइल में भी जा रहा है, प्लांट से लीचिंग होकर कुछ पार्ट रॉक में जा रहा है, एनिमल से लीचिंग होकर कुछ पार्ट रॉक में जा रहा है। ये फॉस्फोरस साइकिल है, ठीक है। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजो में को प्राइस टैग मिला ऑन इकोसिस्टम सर्विस 33 ट्रिलियन USD। मतलब कि नहीं, सॉरी, रॉबर्ट कॉन्स्टेंट ने बताया कि जो इकोसिस्टम सर्विस दे रहा है ना, वो उसका प्राइस कितना है? 33 ट्रिलियन US डॉलर्स है, 33 ट्रिलियन US डॉलर्स है। मोस्ट कॉस्टली सर्विस है सॉइल फॉर्मेशन, जो 50% कॉस्ट लगती है इसकी, मतलब कि 16.5 ट्रिलियन कॉस्ट तो किसकी लग रही है? सॉइल फॉर्मेशन की लग रही है। और न्यूट्रिएंट साइकिल की 10% कॉस्ट और वाइल्ड लाइफ लाइन मैनेजमेंट की 6% कॉस्ट लग रही है, ठीक है। तो एक बार कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल को रिपीट करते हैं, तो कितना कार्बन फिक्स करता है पर ईयर? हाँ, कितना कार्बन फिक्स होता है? तो 4 × 10⁻13 kg जो कार्बन है वो हर साल फिक्स होता है, या 4000 × 10⁻10 kg कार्बन जो है वो हर साल फिक्स होता है। 49% ड्राई वेट में होता है, 71% ओशन में होता है। सोर्स जो रिजर्वर है वो एटमॉस्फेयर है। सोर्स जो एनिमल्स, डिकम्पोजर, फॉसिल कंपोजिशन है। और सिंक जो प्लांट ओशियन है ना, जो है ये सब है। फॉस्फोरस साइकिल सोर्स ऑफ एनिमल से बना जाता है, सेल से बना जाता है। रेड कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। इसमें क्या होता है? सोइल से है ना प्लांट्स में जाता है, और प्लांट से एनिमल्स में जाता है। प्लांट जो है मिनरलाइजेशन करके सोइल में वापस पहुँचा सकते हैं, और एनिमल्स भी मिनरलाइजेशन करके सोइल में वापस पहुँचा सकते हैं। और तो और जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स है वो लीचिंग करके रॉक में ही पहुँचा सकते हैं, और रॉक से वापस से सोइल में चला जाएगा फॉस्फोरस। कितनी USD प्राइस टैग के इकोसिस्टम सर्विस की? 33 ट्रिलियन, याद रखना ये वाला पॉइंट। 33 ट्रिलियन USD प्राइस टैग के रॉबर्ट कॉन्स्टेंजो ने को प्राइस टैग मिला था। ये सारे साइंटिस्ट के नाम याद रखना है। इसमें 2 साइंटिस्ट के नाम आए हैं, एक तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजो और एक कहता है एजी रेंथल। एजी रेंथल ने तो क्या टर्म दी थी? इकोसिस्टम। याद रखना है, लास्ट में बता रही हूँ मैं इसके 14 मिनट्स में ना। तो ये जो है ना रॉबर्ट कॉन्स्टेंजो, जिन्होंने इनको प्राइस टैग मिला था इकोसिस्टम सर्विस 33 ट्रिलियन USD। और मोस्ट मतलब इन्होंने प्राइस टैग दिया था, कितना सिस्टम दे रहा है? 33 ट्रिलियन USD जो है वो इकोसिस्टम को सर्विस दे रहा है, और उसमें से 50% सॉइल फॉर्मेशन की बेस है। उसके अलावा 10% न्यूट्रिएंट साइकिल की जनरेशन के पैसे, और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के 6% पैसे। एक तो हमने ये रिवाइज कर लिया इकोसिस्टम। अब जो NCERT की लाइन्स है ना,
मतलब हमें इनको दोनों, मतलब इसको जो दोनों पार्ट्स में मिलाएं तो कितने मिनट लगे, 45 मिनट्स में हमने इसको पूरा रिवाइज कर लिया है। अब इसके जो एनसीईआरटी के लाइन्स क्वेश्चन मैंने उनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से 5 से 10 मिनट अंदर अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजिट एंसले कोइंड द टर्म इकोसिस्टम 2016 में आया था। तो ये वाला क्वेश्चन, क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वेरियम में ऑल्सो बी कंसिडर एज मैन मेड इकोसिस्टम, इट इज़ कैरेक्टराइज विथ लीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जो क्वेश्चन था ये 2016 में आया था कि क्रॉप फील्ड्स और जो एक्वेरियम है उनको मैन मेड इकोसिस्टम, मतलब मैन मेड इकोसिस्टम इसका ऑप्शन था कि कौन सा इकोसिस्टम माना गया। तो क्रॉप फील्ड्स और एक्वेरियम को मैन मेड इकोसिस्टम माना गया है। ये बहुत कम जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है। उसके बाद 2015 में क्वेश्चन आता है स्ट्रेटिफिकेशन पे। तो स्ट्रेटिफिकेशन किसे कहते हैं, उस पर आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। ये क्वेश्चन आया 2015 के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से, तो प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। उसके अलावा 2015 में जीपीपी क्वेश्चन आता है। जीपीपी क्या होती है, तो जो जीपीपी होती है ना वो क्या होती है, इकोसिस्टम की वो रेट्स जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो बना है ना पूरा टोटल, उसे कहते हैं जीपीपी। और उसमें से अगर रेस्पिरेटरी वो रेट हटा दें तो उसे कहेंगे एनपीपी, ठीक है। उसके बाद एनपीवी में 2021 में क्वेश्चन आया था, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस आर इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद आया था 2013 में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। जो नए जो ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है ना उसको कंज्यूमर्स के द्वारा उसे कह रहे हैं हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है ना वो रह रहा है अभी, तो कौन सा क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, एक तो ये है। और इसको कैसे प्रोडक्टिविटी को किस रूप में एक्सप्रेस किया जाता है वो, तो वो कैसे होता है, ग्राम पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर स्क्वायर ऐसे, या फिर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में, या फिर केसीएल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना। मास पर एरिया पर, ये टाइम है ना। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ डिकम्पोजिशन वाले पार्ट से आया है कि डेट्रिटिवोर्स जो होते हैं, एग्जाम्पल उसका अर्थ वो में वो जो डिट्राइटस को स्मॉलर पीस में चेंज कर रहे हैं ना, तोड़ उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। 2013 में 2022 में दो बार ही क्वेश्चन आ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ से 2012 में क्वेश्चन आया, पेरेथीमा नरिशमेंट डिज़ायर फॉर फ्रॉम डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सोइल ऑर्गेनिक मैटर। जो पेरेथीमा है ना वो पेरेथीमा नरिशमेंट डिज़ायर फ्रॉम डिकेलिंग फॉलन लीव्स एंड सोइल ऑर्गेनिक मैटर। जो फेरेटिमा नरिशमेंट है वो डिज़ायर होता है डिकेइंग फॉलन लीव्स और सोइल ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। फेरेटिमा नरिशमेंट जो है वो किससे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, फेरेटिमा जो होती है ना वो किससे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, डिकेइंग फॉलन लीव्स और सोइल ऑर्गेनिक मैटर से, डिकेइंग फॉलन लीव्स और सोइल ऑर्गेनिक मैटर से, डिकेइंग फॉलन लीव्स और सोइल ऑर्गेनिक मैटर से। वी नीड 2022 का क्वेश्चन था, इन पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन एंड क्विकर इफ डिट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर्स। मतलब कि अगर लिग्निन और काइटिन होगा तो डिट्राइटस जो है उसकी डिकम्पोजिशन की रेट कम होगी, और अगर जो डिट्राइटस है ना उसमें शुगर और नाइट्रोजन होगा तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस शुगर और नाइट्रोजन होगा तो उसकी जो वो है उसकी रेट ज़्यादा होगी, डिट्राइटस की डिकम्पोजिशन की रेट ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पीआर क्या है, 50% जो सोलर रेडिएशन है वो यूज़ कर रहा है प्लांट, लेस देन 50% है ना, मतलब कैप्चर तो कर रहा है और उसमें से 2 से 10% यूज़ कर रहा है, तो उससे पीएआर का छोटा अमाउंट है वो यूज़ कर रहा है। और पीएआर क्या है, 50% जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है वो है, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप किसे कहते हैं, 2015 में क्वेश्चन आया था, कितना क्वेश्चन आया 2015 में भी, 2016 में भी, से दो तीन क्वेश्चन आए। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। जो मास होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का और नंबर जो होता है ना किसी यूनिट एरिया का पर उसका, उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोमास और नंबर पर यूनिट एरिया जो होता है वो स्टैंडिंग क्रॉप होता है,
ठीक है। बायोमास और नंबर जो होगा पर यूनिट एरिया उसे स्टैंडिंग ग्रुप कहते हैं। In nature, it is possible to have so many levels of producer herbivores, primary carnivores, secondary carnivores in the grazing food chain. ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर उसमें से सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, इसे डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा फिर नीट 2019 और 21 में 2 बार एक क्वेश्चन आया है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज ऑल्सो जनरली इन्वर्टेड। कौन सा इन्वर्टेड उसके बारे में क्वेश्चन आया था? बिकॉज द बायोमास ऑफ फिश फॉर एक्सीड दैट ऑफ फाइकोप्लैंक्टन। मतलब कि जो बायोमास ऑफ सी है, बायोमास इन द सी जो है वो इन्वर्टेड है। बायोमास का सी हमने देखा था, सी का जो बायोमास है ना वो इन्वर्टेड की। फिश जो ज़्यादा थी, स्मॉल फिश ज़्यादा ही थी, है ना, का वेट ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा नहीं थी, का वेट ज़्यादा था फाइकोप्लैंक्टन। तो 2019 और 21 में आए इन्वर्टेड। 2 ही होते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। एक तो होता है जो बायोमास ऑफ फिशेस, बायोमास ऑफ एक्वेटिक का, और एक होता है जो नंबर ऑफ नंबर में फॉरेस्ट वाला जो है ना वो इन्वर्टेड। बाकी सारे जो होते हैं सीधे होते हैं। उसके 2015 में इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है ना। तो 2015 में जो क्वेश्चन आया है ना वो क्या है? During succession, some species colonize an area and their population become more numerous, where population of other species decline or even disappear. ये क्वेश्चन आया 2015 में कि सक्सेशन जब होता है ना तो कुछ स्पीशीज़ जो होती है ना वो एक एरिया में कॉलोनाइज हो जाती है और उनकी पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि कुछ जो स्पीशीज़ होती है ना उनकी जो वो होती है ना पॉपुलेशन वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उसे कहते हैं हम सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन में क्या होता है, कुछ स्पीशीज़ की तो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है और कुछ स्पीशीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसके अलावा 2016 में भी एक क्वेश्चन आया था। 2016 में क्वेश्चन आया था, इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स देयर आर यूजुअली लाइकेंस विच आर एबल टू सिक्रीट एसिड टू डिजोल्व रॉक हेल्पिंग इन द वेदरिंग एंड soil formation. These later pave way to some very small plants like bryophytes which are able to take hold in some small amount of soil. मतलब कि जो प्राइमरी सक्सेशन होता है ना रॉक्स पे वो यूजुअली लाइकन करते हैं। लाइकन जो होते हैं वो कुछ एसिड रिलीज करते हैं, इससे जो ना रॉक होती है ना वो डिजोल्व हो जाती है, जिससे कहती है वेदरिंग होती है, सॉइल फॉर्मेशन होता है, जिससे लेटर बाद में करते हैं कुछ स्मॉल प्लांट जो ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके 2015 में इतने सारे क्वेश्चन आए। 2015 में यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो आ ही गए। तो 20 नंबर का पोर्शन था इकोसिस्टम 2015 के पेपर में, ठीक है। तो द सेकेंडरी सक्सेशन 2015 में क्या है? द सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीशीज दैट इन्वेंट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ सोइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द इन्वायरमेंट इज ऑल्सो द सीड्स और अदर पॉपुलेशन प्रेजेंट सिंस सोइल इज ऑलरेडी देयर द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर हेंस क्लाइमेक्स इज ऑल्सो रीच्ड मोर क्विकली। सेकंड सक्सेशन के बारे में जो पढ़ा था ना हमने पहले, उस डेफिनेशन लिखी हुई पूछा हुआ था कि कौन सा सक्सेशन है, सेकंड सक्सेशन है। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल से 2021 में क्वेश्चन आया है, और उसके अलावा जो फॉस्फोरस साइकिल है 2013 में और 2022 में क्वेश्चन आया। तो न्यूट्रिएंट साइकिल से वो पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे फॉस्फोरस साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल से क्वेश्चन आया, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सोइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है ना उसे तो हम क्या कह रहे हैं कि सोइल के अंदर स्टैंडिंग स्टेट, और जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ना उसे कह रहे हैं हम लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसे स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग क्रॉप लिविंग मैटर जो प्रेजेंट है उसे और स्टैंडिंग स्टेट से हमने फर्स्ट में पढ़ा था, हम रिवाइज कर देते थे। तो स्टैंडिंग स्टेट में क्या होगा कि जो जितने भी प्रेजेंट है ना फॉस्फोरस, कैल्शियम वगैरह ये सब क्या है गिवन टाइप में, तो उसे कह रहे हैं हम स्टैंडिंग स्टेट कह रहे हैं। ये अलग अलग इकोसिस्टम में वेरी करता है ना, सेम नहीं होगा। हम बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन 2013 और 22 में आया था, फॉस्फोरस साइकिल से आया था। व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ दीज फॉस्फेट डिजोल्व इन सोइल सॉल्यूशन एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। जब रॉक्स में वेदरिंग होती है तो फिर कुछ अमाउंट ऑफ फॉस्फेट जो होता है ना वो सोइल के अंदर डिजोल्व होता है, उस एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स से। ये 2013 और 22 में क्वेश्चन आया था ये वाली लाइन से, ठीक है। तो जो ये सब क्वेश्चन आए थे 2014 में। ये जो ग्राफ है यहाँ से क्वेश्चन आया था, बताती हूँ ग्राफ। ये वाला जो ग्राफ है ना यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। ये कंज्यूमर्स हैं और ये है
डेट्राइटस, ये है अपना सोइल इरोजन, और नीचे है सोइल सोल्यूशन, नीचे रॉक मिनरल्स है ना ऐसा, और इधर प्रोड्यूसर्स है। ये हमने जैसे पहले देखा था ना वैसे ही है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा पार्ट 2 कंप्लीट किया है हमने। उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी जो है ना उसको कंप्लीट रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट होता है।